Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात प्रोफेसर अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर के कंप्लीट लेक्चर्स और जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस थे और एमसीक्यूज थे वो सब अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और समझे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 से। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 6 से। लेक्चर नंबर 1 है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और उसके न्यूमेरिकल हल करने वाले हैं। तो आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बड़ा नाम है फिजिक्स के अंदर, जिसने जो है 1667 में ये लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब वो कैसे दिया था, किस कॉन्सेप्ट पे दिया था? तो न्यूटन को बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट था कि जो प्लैनेट्स हैं अर्थ के अराउंड वो कैसे रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये तो पता है आपको कि जो भी चीज़ मोशन में होती है मतलब कोई ना कोई उस पर फोर्स लग रहा है। तो ये सोचता रहता था कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि इन प्लैनेट्स पे लगता है और प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो एक शाम को वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो सडनली क्या हुआ, एक जो एप्पल है वो नीचे गिरा। तो इस एक्टिविटी के जरिए उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया कि मतलब ग्रेविटी है, कोई फोर्स है जो कि बॉडी को नीचे खींच रहा है, उस एप्पल को नीचे खींच रहा है। तो उसने कहा कि यहाँ पे ग्रेविटी है। तो उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके उसने एक लॉ दिया जिसको हमने नाम दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके अंदर ये कहता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। मतलब दुनिया में जो भी बॉडी है वो एक दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो जो फोर्स है दो मासेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जितना उनका मास ज़्यादा होगा उनमें जो फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा, और जितना उसका जो डिस्टेंस होगा दोनों के दरमियान में ज़्यादा होगा उतना उनके दरमियान जो फोर्स होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं इस फिगर के जरिए ये दो मासेस हैं, ये m1 है, ये m2 है। इसका मास थोड़ा कम है, इसका ज़्यादा है। तो इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने जो है वो d से डिनोट किया हुआ है। तो ये देखें, फोर्स इसका भी है, फोर्स इसका भी है। ये जो है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मतलब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब ये जो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, मतलब m1 इंटू m2। मतलब जितना इनका मास ज़्यादा होगा उतना ही इनके दरमियान फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी की पॉइंट है इसके अंदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। मतलब इन दोनों के सेंटर में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डी स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों यही स्टेटमेंट है, मतलब ये इनके दरमियान दो मासेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, ये इक्वेशन 1 मिसाल के तौर पे और ये इक्वेशन 2। अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनली खत्म होती है तो कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो G क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस फार्मूला की मदद से F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इस फार्मूला की मदद से हम किसी भी दो मासेस के दरमियान जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी का वैल्यू जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं उसका जो वैल्यू है वो है 6.673 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
मतलब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जब भी आप किसी भी मासेस के दरमियान में फोर्स मालूम करेंगे तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू सेम ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ग्रेविटेशनल लॉ के हवाले से, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे पहली जो है की पॉइंट है, ये कहती है इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस। मतलब ये जो फोर्स है दो मासेस के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ये उनके मास की वजह से, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को मास होगा मतलब उनके दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, मतलब ग्रेविटेशन जो है फोर्स जो है वो उनके दरमियान एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो मास इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी पॉइंट है इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स में सिर्फ अर्थ पे नहीं है या किसी मखसूस प्लैनेट पे नहीं है, ये यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाए ये जो फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 3 है इट फॉर्म्स एन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स को जो है वो एक एक पेयर है। जैसे कि यहाँ पे मैं दो बॉल आपको बना दूँ, जैसे ये M1 है, ये M2 है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसका जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा तो इसका फोर्स इस तरफ होगा। ठीक है, ये F1 है तो ये F2 होगा। मतलब ये देखें एक्शन एंड रिएक्शन, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कोई भी आप मीडियम रख लें तो वो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स के। मिसाल के तौर पे ये पेन मेरे हाथ में, ये दोनों हाथ में, मिसाल के तौर पे मैं बीच में पेन रख देता हूँ, मीडियम में पेन, तो इस पेन का इन दोनों के जो फोर्स हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो मीडियम है बीच में उससे मतलब फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मीडियम आप यूज़ करें ना करें, एयर हो, वैक्यूम हो, कुछ भी हो, ये फोर्स उतना ही रहेगा। तो पॉइंट नंबर 5 इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमने अभी डिस्कस किया था, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेस जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स भी ज़्यादा ही होगा। पॉइंट नंबर 7 है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये भी पॉइंट अभी हमने डिस्कस की, मतलब जितना आप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना जो फोर्स होगा वो कम होगा। लास्ट पॉइंट है हेंस इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है कि मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर है। इनवर्स स्क्वायर लॉ उसको बोलते हैं जो जब कोई चीज़ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पे भी आपने देखा इस जो है लॉ के अंदर कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसी वजह से इसको नाम देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उम्मीद है ये जो की पॉइंट्स आपको समझ में आई होंगी। चलें इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है फर्दर क्लियर हो जाएगा। चलें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें कहा जाता है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 एंड 800 kg, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2 मीटर्स। मतलब यहाँ पे दो बॉडीज हैं, स्फेरिकल बॉडीज हैं, जिसका जो वजन है एक का 500 kg है, दूसरे का 800 kg है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है सेंटर्स के दरमियान वो 2 मीटर्स है। उनके दरमियान में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले डेटा बना देते हैं। डेटा में क्या है हमें, ठीक है, डेटा है M1 जो हमारे पास है वो है 500 kg और M2 जो है हमारे पास वो है 800 kg, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। हमें जो है वो फोर्स मालूम करना है। चलें फिगर भी बना लेते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी से दो, ठीक है, इसका जो वज़न है वो 500 kg है और इसका जो वज़न है वो है 800 kg है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, मतलब सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। ठीक है, तो इफ़ यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा, इनके दरमियान जो फोर्स है यहाँ पे, मतलब इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो चलें फार्मूला यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फार्मूला क्या है ग्रेविटेशन लॉ का, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन B स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करके हम जो है इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। G का वैल्यू हमें पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है। उसका वैल्यू जो है वो है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, M1 कितना है वो है 500 kg और M2 कितना है वो है 800 kg डिवाइडेड बाय
डिस्टेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ये न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो फोर्स रहेगा वो 6.67 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन रहेगा। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर नेगेटिव है, मतलब वैल्यू जो है बहुत ही कम है। तो उम्मीद है ये जो आज का जो है टॉपिक ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और आपका जो है उसके की पॉइंट्स, उसका फार्मूला, वैल्यू ऑफ जी और ये जो न्यूमेरिकल है आपका, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।